हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ की क्लास 14 के बारे में। इससे पहले हमने मैथ की क्लास 13 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये होगा हमारा नंबर सिस्टम का भाग 11। इससे पहले नंबर सिस्टम की 10 वीडियो आ चुकी हैं और मैथ की टोटल 13 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। यह दोस्तों नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो के पांच क्रमागत गुणजों यदि दो के पांच क्रमागत दो के पांच क्रमागत गुणजों दो के पांच क्रमागत गुणजों का योग 660 है। गुणजों का योग 660 है। 660 है तो उनमें से सबसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, आरआरबी एनटीपीसी का, उसके अंदर ये बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। आरआरबी एनटीपीसी 15 फरवरी 2021 को जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसके अंदर ये एग्जाम पूछा गया था शिफ्ट 2 में। सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि दो के पांच क्रमागत गुणजों का योग 660 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीकों में से, और इसके चार ऑप्शंस भी मैं आपको बता दूं। इसके अंदर जो चार ऑप्शन दिए गए थे, हमारा पहला ऑप्शन दिया गया था 162, 162। बी ऑप्शन दिया गया था हमारे पास 130। सी ऑप्शन दिया गया था 125। और डी ऑप्शन दिया गया था हमारे पास 136, यानी कि 136। तो ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे। यदि दो के पांच क्रमागत गुणजों का योग 660 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम हुआ था 15 फरवरी 2021 को, उसकी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम क्रमागत गुणजों की बात करते हैं तो क्रमागत गुणजों का मतलब होता है क्रम के अकॉर्डिंग, यानी कि सीरियल वाइज। एक एक तरह से क्रमागत गुणज, दो के क्रमागत गुणज सीरियल वाइज क्या क्या होंगे। पहला x होगा तो दूसरा x+2 हो जाएगा, यानी कि x के बाद नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, x+2। फिर होगी हमारी x+4, फिर x+6, और फिर x+8। तो ये सारे हमारे क्रमागत गुणज हो जाएंगे। तो ये पांचों संख्याएं, इसने पांच क्रमागत गुणज बोला इसलिए हमने पांच संख्याएं अपने पास से मान ली। सबसे छोटी संख्या हमने x मानी, तो फिर हम दो के पांच क्रमागत गुणजों की बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटी अगर x है तो फिर नेक्स्ट होगी x+2। क्योंकि हम दो के गुणज की बात कर रहे हैं तो इसलिए दो दो ऐड करते जाएंगे सभी में। पहले x, फिर x+2, x+4, x+6 और x+8। और इन सभी का गुणजों का जो योग है वो है 660, यानी कि इन सभी को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 660। तो x 5 बार है तो ये हो जाएगा 5x, प्लस के अंदर 2 और 4 6, और 6 12 और 8 20। तो 5x+20 बराबर हो जाएगा 660। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 5x बराबर हो जाएगा 640, और x बराबर आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 128। 128 पंजे, 28 पंजे 140, और 100 पंजे 500। 500 और 140, 640। तो x का वैल्यू आ गई हमारे पास 128। तो ये आ गई हमारे पास, x का मान आ गया 128।
और इसने क्वेश्चन में पूछा था कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी x+8। x+8 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। और x की वैल्यू हमारे पास 128 दी गई है, तो x में x+8 की वैल्यू निकालेंगे तो 128 में क्या करोगे, आठ आठ को ऐड करोगे। तो 128 में जब आप 8 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 136। तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया 136। तो 136 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों x मान के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका यह होगा कि आप इनकी एवरेज पता कर लो। अगर आप इनकी एवरेज पता कर लो तो फिर आप सबसे बड़ी संख्या बता सकते हो। एवरेज का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारे पास टोटल दिया जाता है, अगर उसके अंदर जितनी संख्याएं होती हैं उनका अगर हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, एवरेज निकल के आएगी। जैसे यहाँ संख्याएं दी गई हैं 660। सॉरी, संख्याओं का जो क्रमांकित गुणजों का योग दिया गया वो कितना दिया गया, 660। तो हमारा जो टोटल है 660, इसके अंदर हम कुल कितनी संख्याएं हैं, पांच संख्याएं हैं, तो पांच का भाग देंगे। 660 कुल के अंदर अगर पांच का भाग देंगे, यानी कि जितनी संख्याएं उनका भाग देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 660 में अगर पांच का भाग दोगे ये आएगा 132, 132। तो 132 आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज निकल के आएगी। आप एवरेज निकाल सकते हो इस प्रकार से, क्योंकि कुल संख्याओं में अगर कुल योग के अंदर कुल संख्याओं का भाग दिया जाता है तो हमारे पास औसत औसत आती है, औसत यानी कि एवरेज आती है। एवरेज हमारे पास आई 132। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई संख्या की एवरेज 132 है, इसका मतलब अगर वे पांच संख्याएं हैं तो दो संख्याएं तो 132 से बड़ी होंगी और दो संख्याएं 132 से छोटी होंगी। तो जो संख्याएं 132 से छोटी होंगी वे होंगी दो दो कम होगी। सारी संख्याएं एक दूसरे से दो दो का डिफरेंस होगा, क्योंकि दो के पांच क्रमागत गुणजों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ 132 है, 132 से छोटी हो जाएगी 130, फिर 130 से छोटी हो जाएगी हमारे पास 128। और अगर हम 132 से बड़ी संख्याओं की बात करें तो 132 में दो जोड़ेंगे हमारे पास आएगी 134, और फिर दो जोड़ेंगे हमारे पास आएगी 136। तो सबसे बड़ी संख्या इन पांचों में से क्या हो जाएगी, 136। और 136 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस एवरेज मेथड से भी, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अगर आपको औसत निकालनी है तो आप कुल संख्याओं का योग के अंदर कुल संख्याएं हैं जितनी, उन संख्याओं का भाग दोगे। तो जो आपके पास संख्याएं हैं, पांच संख्याएं हैं, इसलिए कुल योग के अंदर हम पांच संख्याओं का भाग देंगे। तो ये हमारी 132 की आएगी एवरेज। और 132 एवरेज का मतलब ये होता है कि जितनी कुल संख्याएं हैं, एवरेज हमेशा सेंटर वाला नंबर होता है जो बिल्कुल ठीक मध्य में होता है, ठीक बीच में होता है। 132 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। तो दो संख्याएं इससे बड़ी होंगी और दो ही इससे छोटी होगी, क्योंकि हमारे पास कुल पांच संख्याएं हैं। तो 132 से जो छोटी होंगी वो 130 होगी और 128 होगी, और जो बड़ी होगी वो 134 और 136 होगी। तो 136 क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पांच अंकों वाली संख्या, यदि यदि पांच अंकों वाली संख्या यदि पांच अंकों वाली संख्या 535, 535 ए और बी 3,7 और 11 से विभाज्य है, और 11 से 11 से विभाज्य है, 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, जो ये वाली संख्या होगी तो इसका मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था। एसएससी जो मेंस एग्जाम होता है एसएससी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था 15/11
2020 को। ये प्रीवियस ईयर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 5 अंकों वाली संख्या 535AB 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो A² - B² प्लस में AB का मान ज्ञात करो। तो ये हमारी 5 अंकों वाली जो संख्या है वो है 535AB, यानी कि ए और बी यहाँ पे दिए नहीं गए हैं। यहाँ 2 अंक और आएंगे, वो आएंगे ए और एक आएगा अंक हमारे पास है बी। तो इसके अंदर जो 5 ऑप्शन दिए गए थे इसके मान के, वो हमारे पास थे 95 यानी कि 95, बी ऑप्शन था 77 और सी ऑप्शन था 89। 89 के बाद में डी ऑप्शन था हमारे पास 83। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे हमको, 95, 77, 89 और 89 के बाद में 83 यानी कि 83। तो 5 अंकों वाली संख्या है उसको 3, 7 और 11 से विभाज्य है, यानी कि ये जो संख्या आएगी ये 3 से भी कटेगी, 3 से कटेगी, 7 से और 11 से विभाज्य होगी, यानी कि ये कटेगी सभी इन तीनों से। और इसके अंदर अगर ये कट रही है तो फिर ए और बी का जो मान आएगा उस मान को हम यहाँ इस क्वेश्चन में रखेंगे, A² - B की ए और बी की यहाँ वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालेंगे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 5 अंकों वाली जो संख्या है दोस्तों, इसके अंदर दिया गया ना 5 अंकों वाली संख्या है, वो है हमारे पास 535AB, ये हमारी संख्या है। तो आप क्या करोगे, 3, 7 और 11 का जब एलसीएम लोगे, क्योंकि अगर इन तीनों से कट रही है तो इनके एलसीएम से वो नंबर जरूर कटेगा। तो आप सबसे पहले एलसीएम लोगे 3, 7 और 11 का। 3, 7 और 11 का, 3, 7 और 11 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी आगे हम पूरा चैप्टर करेंगे एलसीएम एचसीएफ का, उसके अंदर डिटेल में जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। तो 3, 7 और 11 जो है इसका एलसीएम यानी कि इनका लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा, 231। इन सभी का आपस में गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर एक दूसरे से नहीं कट रहे, इसलिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। तो 3, 7 और 11 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 231। अब दोस्तों क्या है, 231 है, इसको अगर आप यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट करना चाहो कि वैल्यू यहाँ कितनी आ सकती है, इसका कितना मान होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 231 है, इसको यहाँ ए और बी की हमें वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए। अगर इसको आप काट के लिखोगे 231 से 535 को, और ये 231 को अगर आप 232 से नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 231 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 535 92, यानी कि बिल्कुल इसके नजदीक का जो नंबर होगा, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 535 को 535 ए बी के अंदर 231 का भाग दोगे तो ये लगभग लगभग 232 के आसपास चला जाएगा। तो इसके अंदर क्या आएगा, 232 से अगर इसको काटोगे पूरा पूरा तो फिर ये 535 92 पे कटेगा, यानी कि यहाँ ए और जो बी की वैल्यू है वो आएगी आपके पास में, ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 2। अगर ए की जगह आप 9 रखो और बी की जगह आप 2 रखो तो फिर ये पूरा पूरा कट जाएगा 231 से, क्योंकि ये नंबर पूरा पूरा कटना कटेगा तभी तो ये 3, 7 और 11 से विभाज्य होगा। और 3, 7 और 11 से कटने के लिए इस नंबर को में अगर हम 231 का भाग देंगे तो 232 आएगा हमारे पास भागफल। तो ए की वैल्यू हमारे पास 9 आएगी और बी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब 9 और 2 को क्या करोगे आप, जो हमारा मान पूछा गया है A² - B² प्लस ए बी, इसके अंदर ए और बी की वैल्यू रख दोगे आप। तो ए की वैल्यू ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर प्लस में ए बी। ए की वैल्यू 9 है तो 9 की स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 2 है तो 2 की स्क्वायर, और ए गुणा बी यानी कि 9 गुणा 2। 9 की स्क्वायर 81, 2 की स्क्वायर हो जाएगी 4, 9 दूना 18। 81 में आप 4 को माइनस करोगे ये आएगा आपके पास 77। 77 के अंदर अगर आप 18 को ऐड करोगे तो ये आएगा 95 यानी कि 95। तो 95 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आप इसको हल करोगे।
तो इसमें क्या है कि जो ए और बी की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि ये पूरी संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है, इसका मतलब यह 3, 7 और 11 का जो एलसीएम है, इससे भी ये नंबर कटेगा। अगर ये नंबर 231 से कटेगा तो इसका मतलब ये लगभग लगभग 232 के आसपास जाएगा, तभी ये नंबर, अगर इसको 232 से गुणा करेंगे तो फिर ये नंबर आएगा 535 92। यानी कि ये नंबर किसके नजदीक है? 232 के बिल्कुल पास में है। 231 की स्क्वायर निकाल के देख लो आप, फिर उसके बाद में 231 को 232 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये नंबर जाएगा 535 92, इसके नजदीक जाएगा। तो यहाँ ए की वैल्यू 9 रखेंगे और बी की वैल्यू 2 रखेंगे। ए और बी की वैल्यू जब आप इस क्वेश्चन में रखोगे, जो मान पूछा है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या p 2 से विभाज्य है, यदि संख्या p यदि संख्या p 2 से विभाज्य है, यदि संख्या p 2 से विभाज्य है संख्या q संख्या q संख्या q 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो निम्न में से तो निम्न में से तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए थे, और वो चार ऑप्शन क्या थे? वो चार ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन दिया गया था p प्लस क्यू। अगर हम p प्लस क्यू को करें तो p प्लस क्यू 6 से विभाज्य है। p प्लस क्यू 6 से विभाज्य है। फिर ऑप्शन बी हमारे पास जो सेकंड दिया गया था, वो दिया गया था p प्लस क्यू 5 से विभाज्य है। p प्लस क्यू 5 से विभाज्य है। p प्लस क्यू 5 से विभाज्य है। और फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया था हमारे पास p गुणा के अंदर q, p मल्टीप्लाई q 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है। और चौथा ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन दिया गया था, p गुणा q 5 से विभाज्य है। तो p मल्टीप्लाई q 5 से विभाज्य है। तो हमारे पास कुल चार ऑप्शन दिए गए थे। दो ऑप्शन तो थे हमारे प्लस वाले, यानी कि p प्लस क्यू वाले, और दो ऑप्शन थे p गुणा q वाले। तो p प्लस क्यू 6 से विभाज्य है, या फिर p प्लस क्यू 5 से विभाज्य है, और p गुणा क्यू 6 से विभाज्य है, या फिर p गुणा क्यू 5 से विभाज्य है। तो ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे। और जो ये वाला क्वेश्चन था, ये आया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंदर। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 18 अगस्त 8वां महीना और 2021 को। तो ये काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी सीजीएल का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इसमें कोई भी ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, काफी कोई हार्ड नहीं है, बस देखने में लग रहा है। इसमें क्या है कि यदि संख्या p है, कोई एक संख्या है p, वह 2 से विभाज्य है और संख्या q 3 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि हमको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सा जो हमारी लाइन है, कौन सा जो कथन दिया गया है, वो हमारा सत्य है, यानी कि सही है। तो मैंने एक चीज बताई थी दोस्तों, जब भी कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा हो और कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वह नंबर 2 गुणा 3 बराबर 6 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वह 2 और 3 अलग अलग दोनों से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 अलग अलग दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ये वाली चीज हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर ऑलरेडी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। जब हमने डिविजिबिलिटी रूल से विभाजकता के नियम पढ़े थे संख्याओं के, तो उसके अंदर हमने इस चीज को
अच्छे से पढ़ा था कि जब कोई नंबर 2 और 3 का नियम, कोई संख्या 2 और 3 के रूल को फॉलो करेगी, नियम को फॉलो करेगी, तो वह संख्या 6 के नियम को भी फॉलो करेगी। तो अब हमने देखते हैं कि P अगर 2 से विभाज्य है और Q 3 से विभाज्य है, तो P गुणा के अंदर Q कितने से विभाज्य होगा? 6 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यदि P 2 से विभाज्य है और Q 3 से विभाज्य है, तो उनका गुणनफल होगा जो P गुणा Q, इनका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, P गुणा Q गुणनफल हो जाएगा। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है P गुणा Q, ये 6 से विभाज्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं। पहली पहली 100 धनात्मक, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4, कितनी संख्याएं 3 या 4 से विभाज्य हैं? 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। पूर्णतः विभाज्य यानी कि पूरा पूरा 3 और 4 का भाग जिन संख्याओं में पूरा पूरा चला जाता है, यानी कि 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो पहले 100 धनात्मक संख्याओं, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं? तो ये हमें बताना है, उनकी काउंटिंग कितनी है वो। और हमारे पास 4 ऑप्शन जो दिए गए थे, पहला ऑप्शन था 58, यानी कि वो 58 संख्याएं होंगी। या फिर बी ऑप्शन था हमारे पास 50, 58 के बाद में सेकंड ऑप्शन था 50। सी ऑप्शन था हमारे पास 85, यानी कि 85। और डी ऑप्शन था हमारे पास 5। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। और जो ये क्वेश्चन था, ये पूछा गया था आरआरबी, यानी कि रेलवे का जो एग्जाम होता है, एनटीपीसी का, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 8 फरवरी 2021 को, 8 फरवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से, या तो 3 से या फिर 4 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। यानी कि 3 और 4 से पूरी पूरी वो कटती हैं वो संख्याएं। पहली 100 धनात्मक संख्याएं, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं होगी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, उसमें कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः हमारे पास विभाज्य हो जाएंगी। हमें काउंटिंग में बताना है कि कितनी संख्याएं 3 और 4 से विभाज्य होंगी। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, 58, 50, 85 और 5। चलिए देखते हैं अब हम इस प्रकार से जब क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बात करें पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें, तो उसमें से जो 3 से डिवाइड होंगी, जो संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी, मान लो पहली 100 धनात्मक संख्याएं होगी 1 से लेकर 100 तक, और वो संख्याएं 3 से अगर डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब लगभग लगभग कितनी संख्याएं आएंगी? 100 से 3 पूरा वैसे तो कटता नहीं है, लेकिन लगभग अगर आप लगभग के अंदर बात करें, अप्रोक्स में बात करें, तो वो कटेंगी लगभग लगभग 33 हमारी ऐसी संख्याएं होंगी। वो 33 हमारी ऐसे नंबर होंगे, 33 जो कि 3 से कटेंगी। क्योंकि 3 से अगर 100 को काटते हो तो 33 आता है, 33 या 99, 99 पॉइंट समथिंग, यानी कि लगभग 33 संख्याएं ऐसी आती हैं 1 से लेकर 100 तक जो 3 से हमारी कटती हैं। अगर 100 तक 3 से कटने वाली 33 संख्याएं होती हैं, तो फिर हम बात करें अगर 4 से, 3 से तो हमने काट के देख ली, अगर 4 से पूर्णतः विभक्त होने वाली है हमारे पास, तो 100 में 4 का भाग दोगे आप, तो आपके पास में लगभग में आएंगी, यानी कि ये तो कंप्लीट ही आ जाएंगी वैसे, तो 25 ऐसे संख्याएं होंगी जो 4 से कटेगी।
एक से लेकर 100 तक 3 से कटने वाली लगभग 33 संख्याएं होंगी और 4 से कटने वाली आपके पास 25 संख्याएं होंगी। और ये कह रहा है 3 या 4। अब 3 या 4 का मतलब 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए या फिर 4 से। और 3 और 4 दोनों से कितनी संख्याएं कटेंगी? कुछ नंबर्स दोस्तों ऐसे भी तो होते हैं ना जो कि दोनों से कट रहे होते हैं। 3 से भी कट रहा होता है वह नंबर और 4 से भी कट रहा होता है। तो 3 और 4 से अगर दोनों से कटने वाली संख्याएं की बात करोगे तो 100 तक ऐसी संख्याएं होगी जिनके अंदर अब 12 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? लगभग 8 आ जाएगा। 12 अट्ठे 96, 96। तो लगभग ये 8 पे चला जाएगा भागफल। तो 1 से लेके 100 तक कैसी संख्याएं होंगी जो 12 से कट रही होंगी? 12 के पहाड़े से कटेंगी। इसका मतलब 12 का मतलब होता है 3 इंटू 4, यानी कि वह संख्या 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटने वाली कुल हमारे पास 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 और 4 दोनों से कटेंगी। अब अकेले 3 की बात करें तो लगभग 33 संख्याएं होंगी हमारे पास जो 3 से कटेंगी और 4 से कटने वाली लगभग 25 संख्याएं होगी। और 1 से लेकर 100 तक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में 3 और 4 दोनों से कटनों की बात करें, अगर जो संख्याएं 3 और 4 दोनों से कटेंगी वो होंगी लगभग लगभग 8 संख्याएं। 8 संख्याएं हमारी 3 और 4 दोनों से पूर्णतः विभक्त होंगी, यानी पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो अब क्या करेंगे हम? अब हमको क्या बताना है कि 3 या 4 से पूर्णतः विभक्त होने वाली, यानी कि या तो वो 3 से डिवाइड हो रही हो या फिर 4 से। तो 8 तो ऐसी हैं जो दोनों में काउंटिंग है। तो 33 ऐसी संख्याएं जो 3 से कटती हैं, प्लस में 25 ऐसी हैं जो 4 से कटती हैं। ये तो दोनों कटने वाली होगी और दोनों में ये तो होगी 3 से कटने वाली 33, 4 से कटने वाली 25 और दोनों से कटने वाली 8 है। तो 8 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए किया दोस्तों क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे कि 3 और 4 दोनों से कटने वाली 8 अगर माइनस करेंगे तो फिर 3 या 4 से पूर्णतः विभक्त होने वाली हमारे पास संख्याएं बचेंगी। 33 प्लस 25 58 और 58 में 8 जाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 50। तो 50 ऐसी संख्याएं होंगी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। 50 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। पहली 100 धनात्मक संख्याओं में से 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्याएं होंगी 50, क्योंकि 3 से कटेंगी। 33 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से कटेंगे और 25 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से कटेंगी और 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 और 4 दोनों से कटेंगी। तो दोनों से कटने वाली हम माइनस कर देंगे। तो 33 प्लस 25 माइनस 8 बराबर में 50। तो 50 हमारी ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 की पावर 7, 4 की पावर 7 माइनस 4, 4 की पावर 7 माइनस 4 किसका गुणज नहीं है? किसका गुणज नहीं है? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, यानी कि जो रेलवे का एग्जाम होता है 23 फरवरी 2021 को। और ये शिफ्ट थी हमारी शिफ्ट 1। पहली शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। और इसके अंदर जो 4 ऑप्शन दिए गए थे वो थे हमारे पास 4, 8, 7 और 2। 4, 8, 7 और डी ऑप्शन दिया गया था 2। और इस क्वेश्चन में पूछा था 4 की पावर 7 माइनस 4 किसका गुणज नहीं है, यानी कि ये किसका गुणज नहीं है, इसका एक गुणनखंड है वो ये नहीं होगा, यानी कि 4, 8 और 7 और 2 में से हमको बताना है। ये आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। अगर आप देखोगे इसमें 4 की पावर 7 माइनस 4 दिया गया है। हमारे पास दिया गया 4 की पावर 7 माइनस 4। जिस संख्या के ऊपर कोई भी पावर नहीं होती तो उसकी पावर हम 1 मान सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ 4 की पावर 7 माइनस 4, अगर इसमें से आप 4 को कॉमन निकालोगे बाहर तो अंदर बचेगा आपके पास 4 की पावर 6 माइनस में 1। 4 का
पूरा कॉमन आएगा बाहर, तो 4 का हुआ तो 4 12 आ जाएगा, और 4 की पावर यहाँ 7 है तो एक पावर बाहर जाएगी तो अंदर बचेगी 4 की पावर 6 है आपके पास। अब आप इसको अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो इसको 4 की पावर 6 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 3, 3 की 4 की पावर 3 की पावर 2, और यहाँ लिख सकते हो 1 की पावर 2, यानी कि 1 की स्क्वायर, क्योंकि 1 की स्क्वायर करोगे वापस 1 आ जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बार कॉमन है 4, अब इसको आप लिख सकते हो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये बनेगी ए की स्क्वायर और ये बनेगी बी की स्क्वायर। तो अब आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, ए प्लस बी की फॉर्म में लिखोगे, 4 की क्यूब प्लस 1 लिखोगे इसको, और इसको लिखोगे 4 की क्यूब माइनस 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये होगी ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप क्या करोगे, इसको 4 की क्यूब हम आपके पास होगी 64, 4 की क्यूब 64 और एक उसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 65। तो 4 गुणा के अंदर ये चीज आएगी 65। अब इसको हल करोगे, 4 की क्यूब होगी 64, 64 में से एक जाएगा तो आपके पास आएगा 63, यानी कि 63। अब आगे इसको आप हल करना चाहो तो 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 में, 65 को अगर आप तोड़ के लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 13, 13 पंजे 65 होता है तो 5 गुणा 13 में लिख सकते हो। 63 को लिखना चाहो तो 7 नहीं 63, तो 7 इंटू 9 के रूप में लिख सकते हो 63 को, 63 को। अब दोस्तों ये जो संख्याएं हैं इनसे ये नंबर हमारा जो 4 की पावर 7 माइनस 4 है, ये इन सभी संख्याओं से तो कटेगा, लेकिन इसके अलावा जो कोई नंबर होगा उससे ये संख्या नहीं कटेगी। तो ये संख्या है जो 4 की पावर 7 माइनस 4, ये गुणज है 2 का, 5 का, 13 का, 7 का, 9 का, ये इन सभी का गुणज है। 4 है, ये 2 गुणा 2 मिलके क्या आएंगे 4, तो 4 का गुणज तो ये है। अगर आप बात करो 7 की तो 7 भी इसके अंदर दिया गया तो 7 का गुणज भी है, और 2 का गुणज भी है ये, तो किसका गुणज नहीं है, ये 8 का गुणज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 8 कभी भी नहीं बढ़ेगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 8 बढ़ नहीं रहा, इसके अंदर कोई भी संख्या मिलके 8 नहीं बना रही, तो 8 नहीं बन रहा तो 8 का गुणज नहीं है। तो यानी कि 4 की पावर 7 माइनस 4 किसका गुणज नहीं है, ये 8 का गुणज नहीं है। इसके अलावा ये अलग जितनी भी हमारे पास संख्या है इन सभी का गुणज है, 4 का गुणज भी है, 7 का गुणज भी है, और 2 का गुणज भी है, 9 का भी है, 13 का भी है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन के अंदर आपको क्या क्या संख्याएं दी गई हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और आज हमने जो क्वेश्चन देखे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो हमारी क्लास थी आज की, ये क्लास थी क्लास नंबर 14, और नंबर सिस्टम का ये 11वां भाग था। और ये नंबर सिस्टम का हमारा 11वां यानी कि अंतिम भाग था, लास्ट भाग था। इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर। तो इसको इसके अंदर हमने सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज मैथ की क्लासें की थी। जब शुरुआत के अंदर तुम्हारी 3 क्लास हुई थी, पहली दूसरी और तीसरी क्लास हुई थी, वो हमारी बेसिक नॉलेज क्लास थी। उसके अंदर हमने कुछ मैथ की ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में हमने वो कैलकुलेशन की क्लासें थी, उसके बाद हमने नंबर सिस्टम का जो भाग किए थे। तो हमने नंबर सिस्टम के कुल अभी नंबर सिस्टम का ये अंतिम भाग था, 11वां भाग था। और इसके बाद ये नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है ये यहाँ समाप्त होता है। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे दोस्तों, वो करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन को बोला जाता है हिंदी के अंदर भिन्न, और इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन। तो भिन्न के बारे में पढ़ेंगे हम। आगे देखेंगे कि भिन्नों की तुलना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, पहले हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और भिन्न भिन्न के अंदर आगे शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी। तो पहले सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम डिटेल के अंदर थ्योरी पढ़ने के बाद में हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आगे फ्रैक्शन का। और ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम धीरे धीरे करके पूरी मैथ के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को क्लोज करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।